नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल जाए। आज हम बात करेंगे उन्हीं साहसी समुद्री यात्राओं की जिन्होंने सिर्फ नए महाद्वीप ही नहीं खोजे बल्कि दुनिया की ताकत, व्यापार और संस्कृति के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां यूरोप के लोगों के लिए अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप है ही नहीं, या जहां एशिया तक जाने का जो एक रास्ता पता है वो अचानक बंद हो जाए। ये सिर्फ नक्शे के अधूरे होने की बात नहीं थी, ये उनके व्यापार, उनके ज्ञान और उनके भविष्य पर आया एक बहुत बड़ा संकट था। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 15वीं सदी में यूरोप के लिए यही असलियत थी। उनकी दुनिया भूमध्य सागर के आसपास ही सिमटी हुई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप उनके नक्शे पर थे ही नहीं। उनकी दुनिया सच में अधूरी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए नाविक अपनी जान दांव पर लगाकर अनजान समंदरों में कूद पड़े। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। वो चीज थी मसाले। सदियों से एशिया के मसाले यूरोप में सोने चांदी की तरह कीमती थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि दवाइयाँ बनाने और खाने को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए भी बेहद जरूरी थे। और इसी कीमती व्यापार ने यूरोप और पूरब के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता बना रखा था। ये रिश्ता कोई नया नहीं था, बहुत पुराना था। पहले धर्म युद्धों की वजह से संपर्क बढ़ा। फिर मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स ने पूरब की दौलत की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि हर कोई हैरान रह गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर फिर आया साल 1453 और इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। 1453 में उस्मानी साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब ये वो शहर था जो समझिए पूरब और पश्चिम के बीच का मेन गेट था। और जैसे ही ये गेट बंद हुआ, यूरोप से एशिया तक का सदियों पुराना जमीनी रास्ता रातों रात ब्लॉक हो गया। मतलब यूरोप की पूरी इकोनॉमी के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। अब कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोजना पड़ता है। यूरोप के लिए वो दूसरा दरवाजा था विशाल, अनजान और बेहद खतरनाक समुंदर। जमीन का रास्ता बंद होने की इस मुश्किल ने यूरोप के लोगों को कुछ नया, कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की भावना से भरे हुए उन्होंने तय किया कि वो समंदर के रास्ते एक नया हल ढूंढ निकालेंगे, और यहीं से खोज और आविष्कार का एक नया दौर शुरू हुआ। और इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाया नई टेक्नोलॉजी ने। दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ने उन्हें खुले समंदर में रास्ता दिखाया। एस्ट्रोलोब ने तारों को देखकर यह बताया कि वो दुनिया में कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, कैरावेल जैसे हल्के लेकिन मजबूत जहाज बनाए गए जिन्होंने उन्हें तूफानी लहरों से लड़ने की हिम्मत दी। ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये इंसानी हिम्मत और कुछ कर गुजरने की चाहत का सबूत थे। कंपास ने उन्हें दिशा दिखाई और कैरावेल ने उस दिशा में आगे बढ़ने का हौसला दिया। बस इन्हीं की वजह से समंदर पर एक नया इतिहास लिखने का रास्ता खुल गया। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। पुराना जमीनी रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और जबरदस्त हौसले के साथ यूरोप के नाविक एक नया रास्ता खोजने के लिए समंदर में उतर चुके थे। और यहीं से शुरू होती है उन साहसी यात्राओं की कहानी जिसने दुनिया का चेहरा मोहरा ही बदल कर रख दिया। इस रेस में दो देश सबसे आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन। दोनों का लक्ष्य एक ही था, समंदर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला देश बनना। चाहे इसके लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़े या फिर पश्चिम की ओर एक अनजान सफर पर निकलना पड़े। और इस दौड़ ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े नामों को हमारे सामने ला दिया। 1488 में पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंच गए, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर 1492 में स्पेन के लिए निकले कोलंबस पश्चिम की तरफ गए और गलती से ही सही एक पूरे नए महाद्वीप अमेरिका से जा टकराए। और आखिर में 1498 में वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर कोई देख रहा था। वो अफ्रीका का चक्कर लगाकर सीधे भारत पहुंच गए। वास्को डी गामा का भारत पहुंचना सिर्फ एक सफर का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नए ग्लोबल युग की शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि इन खोजों का दुनिया पर असर क्या पड़ा। देखिए, इन खोजों के जो नतीजे निकले वो बहुत बड़े और मिले जुले थे। एक तरफ तो यूरोप में पैसा बरसने लगा, व्यापार के नए रास्ते खुल गए और दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान अचानक बहुत बढ़ गया। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी था। इसी की वजह से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद शुरू हुआ, लाखों लोगों का शोषण हुआ और दास व्यापार जैसी भयानक त्रासदी ने जन्म लिया।
अब इस नए ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गईं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ व्यापार नहीं करती थीं, इनके पास अपनी फौजें थीं, ये राजाओं से संधियां करती थी और देखते ही देखते इन्होंने अपने देशों के लिए बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। और यहीं पर हम इन खोजों के सबसे काले अध्याय पर आते हैं। जिन नई जगहों को खोजा गया उन्हें पार्टनर नहीं बल्कि सिर्फ एक संसाधन समझा गया। यूरोप की ताकतों ने अपनी फैक्ट्रियों और अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन उपनिवेशों का जी भरकर शोषण किया। लेकिन शोषण और साम्राज्यवाद के साथ साथ इन यात्राओं ने एक और चीज को जन्म दिया। वो थी एक ऐसी दुनिया जो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड थी। इतिहास में पहली बार दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे के सीधे संपर्क में आए। इससे चीज़ों, पेड़-पौधों, जानवरों, टेक्नोलॉजी, विचारों और हाँ, बीमारियों का भी एक ऐसा विशाल लेन-देन शुरू हुआ जिसे आज हम कोलंबियन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और ये कोई मामूली लेन देन नहीं था, इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, क्या हम इटली के खाने को बिना टमाटर के सोच सकते हैं, या आयरलैंड को बिना आलू के? ये सब चीज़ें अमेरिका से आई थी। दूसरी तरफ यूरोप से गए घोड़ों ने अमेरिका के मैदानों की पूरी जीवन शैली बदल दी, और गन्ने ने तो कैरिबियन का पूरा इतिहास ही लिख दिया। ये सचमुच एक ग्लोबल रेवोल्यूशन था। तो कुल मिलाकर सिर्फ कुछ दशकों के अंदर इन समुद्री यात्राओं ने पुराने नक्शे फाड़ दिए, नए नक्शे बनाए और उस ग्लोबल एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या इन खोजों ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाकर एक दूसरे से जोड़ा, या इसने देशों और सभ्यताओं के बीच ऐसी गहरी खाई बना दी जिसे हम आज तक भरने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी विरासत बहुत जटिल है और यह हमें सिखाती है कि तरक्की और तकलीफ अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।